जय हिंद साथियों, आप सभी का कोको एसएससी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोको एसएससी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी छात्रों को, अपने सभी अनुभवी छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, ताकि आप अपने उद्देश्य के प्रति, जो कि हमारा सपना है एसएससी के पोस्ट लेना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, उसके प्रति अग्रसर आप हो सकें। और कोको एसएससी ये कामना करता है कि आप अपनी तैयारी बेहतर, जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। साथियों, मैं अगर बात कहूं भारतीय भूगोल की, जिसकी चर्चा हम अपने इस सत्र में कर रहे हैं, इससे पहले हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार मतलब लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में चर्चा की, डिस्कशन किया, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से भारत भौगोलिक स्थिति बनाता है, या पूरे विश्व में या पूरे ग्लोब में हम भारत की भौगोलिक स्थिति को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। आज के सत्र में हम ये बात करेंगे कि भारत के इस भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से, भारत की ये भौगोलिक स्थिति या भारत का ये भौगोलिक डिवीजन किस प्रकार से विभक्त है। लेकिन उससे पहले याद रखिए, एसएससी के इस इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में हम जो एक निचोड़ लाए हैं, एक जो हम कंटेंट बनाए हैं कोको एसएससी के माध्यम से, उसे चर्चा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, जो कि पिछले सत्र में हमने नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि फिजिकल ज्योग्राफी या आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे भारत की स्थिति में विस्तार, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना मतलब भारत के गर्भ में किस प्रकार के चट्टानें, किस प्रकार की मृदाएं, किस प्रकार की संरचनाएं हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है साथियों भारत का भौतिक स्वरूप, या आज जो हम चर्चा करने वाले हैं भारत का फिजिकल डिवीजन या भारत का प्राकृतिक विभाजन, कि किस प्रकार से भारत पूरे विश्व में स्थित तो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक के, लेकिन उस बीच में भारत में किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, उसका अध्ययन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न, मैं आप लोगों के लिए प्रश्न भी रखा हुआ हूं, तो उस प्रश्नों में चर्चा हम करेंगे। क्लियर है साथियों, आ जाइए। अगला है भारत में अपवाह तंत्र मतलब रिवर ड्रेनेज पैटर्न्स, रिवर ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे गंगा नदी अपवाह तंत्र, हम बात करेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र, और किस प्रकार से ये गंगा नदी अपवाह तंत्र और सिंधु नदी अपवाह तंत्र अपने आप में एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, मतलब एंटीसीडेंट रिवर का उदाहरण है। इसके बारे में चर्चा हम अपवाह तंत्र में करेंगे, लेकिन आपका कर्तव्य बन जाता है, जो शब्द का मैंने चयन किया कि एंटीसीडेंट रिवर किसे कहा जाता है, उस पर एक बार बल जरूर दीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों कि जलवायु या क्लाइमेट की चर्चा होगी, मृदा किस प्रकार से है, सॉइल्स के बारे में चर्चा करेंगे, वेजिटेशन या वनस्पति किस प्रकार से है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ जो हमारे डिजायर्स हैं वो किस प्रकार से भारत में विद्यमान है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है साथियों। उसके बाद हम आर्थिक भूगोल की बात करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम कृषि पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे, खनिज संसाधन के बारे में, मिनरल्स एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन, परियोजना की बात करें कि भारत अपने उत्थान, अपने विकास, अपने सारे नियोजन के तहत किस प्रकार से भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना चुका है, कौन कौन से प्रोजेक्ट विद्यमान है और कौन कौन से प्रोजेक्ट किस प्रकार से इनकी स्थापना हुई थी, मतलब सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे, साथ में प्रश्न भी करेंगे। अगला है उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे, और मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या 2011 मतलब जनगणना 2011, जो कि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, उसे हम कवर करेंगे, जिससे हर साल प्रश्न के रूप में हमें जो है सामना करना पड़ता है। देन उसके बाद नगरीकरण और जनजातियों से संबंधित मतलब शेड्यूल ट्राइब से संबंधित प्रश्न हम करेंगे। क्लियर है साथियों। आशा करता हूं मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपना हम सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि आज हमारा है भारत का प्राकृतिक विभाजन। ये क्या आ गया, भारत का प्राकृतिक विभाजन, जो कि कुछ इस प्रकार से है। टॉपिक है हमारा आज का भारत का प्राकृतिक विभाजन। इंग्लिश में कहेंगे इसे, लाइन खींचना जरूरी है क्या, प्राकृतिक विभाजन, इसी को कहेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ हमारा प्यारा सा इंडिया। ओके साथियों, अब
सबसे पहले हमारे छात्र जीवन में ये सवाल उत्पन्न होना चाहिए, हमारे मनस्पटल में एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, हमें एक अवेयरनेस आनी चाहिए जिससे हम ये जाने कि आखिरकार हम इस फिजिकल डिवीज़न को पढ़ें क्यों, या इसी के अंतर्गत ये है क्या। ये दो सवालों का इस छात्र जीवन में होना अनिवार्य है मेरे साथियों। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम कहीं अपना मूड बनाएं और घूमने जाएं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम जो है वाइजैक जाएं, विशाखापट्टनम, जिसके तहत हम ऋषिकोंडा घूमें। हम सोचते हैं कि हम मनाली जाएं, जहां हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों को देखें। हम सोचते हैं कि हम महाराष्ट्र जाएं, जहां अजंता एवं एलोरा की गुफाएं देखें। हम सोचते हैं कि भारत में हम गुजरात जाएं और कच्छ वाले क्षेत्र में स्थित जो मरुभूमि है उसे हम देखें, या गिर हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वहां घूम के आएँ और वहां से हम टाइगर्स देखें, आपका लॉयंस देखें। तो साथियों, बात यह आती है कि इन सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि हम किस प्रकार के क्षेत्र में हम घूमने जा सकते हैं। लेकिन अभी घूमने नहीं जाना है, परीक्षा का समय है, याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे रहना है। क्लियर है साथियों? इससे यह पता चलता है कि भारत में स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों को ही क्या कहा जाता है, आपका फिजिकल डिवीजन या प्राकृतिक विभाजन। अब इस प्राकृतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन के तहत कौन कौन सी चीजें सामने आती है हमारी, तो सीधा सीधा मैंने बताया कि अगर मैं मनाली जाऊं तो वहां की पर्वतों को देखूं, पर्वत श्रृंखलाओं को देखूं, मतलब पर्वत। वहां अगर मैं घूमने नहीं जा पाया तो हम ये बात करें कि ऊपर चले गए लद्दाख वाले क्षेत्र में, वहां लद्दाख के पठार देखे, मतलब प्लेट्यूज पठार को देखा हमने। ठीक है, पठार है भाई, है ना, पठार मतलब प्लेट्यू। फिर उसके बाद देखें कि अगर हम गंगा के मैदान में जाएं और गंगा नदी पे डुबकी लगा के अपने पाप को धो लें, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारत में स्थित जितनी भी विभिन्न स्थलाकृतियां हैं उनका ही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका फिजिकल डिवीजन या प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आता है। अब सवाल यहाँ आना चाहिए कि क्या इसे स्पेसिफिकली बांटा गया है, क्या इसे अलग अलग खंडों में विभक्त किया गया है? तो हाँ मेरे साथियों, आपको एक पुस्तक मिलेगी जिसे कहा जाता है NCERT, जो कि स्कूल में पढ़ाई की जाती है जिसकी, इसमें आपको 6 भागों में विभक्तिकरण देखने को मिलेगा। मतलब अगर देखें कि फिजिकल डिवीजन कितने प्रकार से किया गया भारत का, तो आपको देखने को मिलेगा साथियों 6 प्रकार से। ऊपर में आपको मिलेगा नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज, मतलब उत्तर का विशाल पर्वत श्रेणी, जिसे भी हम जो है बहुत सारे भागों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड हम इसको कवर करेंगे। क्लियर है? तो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला जिसे हम हिमालय के अंतर्गत पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान दिया हुआ है, ये गंगा का मैदान देखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इधर मरुभूमि, जो कि गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, मतलब कि मरुस्थल वाला क्षेत्र, डेजर्ट वाला एरिया। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, मतलब पेनिनसुलर प्लेटू। ये इतना ही भाग नहीं है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ। क्यों? क्योंकि इसको परफेक्टली इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है साथियों, समझ रहे होंगे आशा करता हूँ। तो 4 भाग ये हो गया, 5वां भाग हो गया हमारा तटीय मैदान, और 5वां भाग हो गया हमारा द्वीप समूह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह जो हमारे पास विद्यमान है। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से हम सेपरेट सेगमेंट वाइज सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, यानी भारत का उत्तर विशाल मैदान, या जिसे कहेंगे हिमालय, जो कि आज का हमारा कवरेज पॉइंट होने वाला है साथियों। क्लियर है? क्लियर है? तो हिमालय के तहत हम देखेंगे कि उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय है, जहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। ये अगर आपको आवाज आ रही होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा, कोई एसएससी क्षमा चाहेगा इससे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूअसली हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है? और जो बच्चा हमारे यहाँ एसएससी को ऑफलाइन माध्यम से पढ़ना चाहता है उनका स्वागत है। बहुत ही कम फीस रखी गई है, मात्र 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन है और 500 रुपये महीने के हिसाब से कोको एसएससी मतलब कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों को
पढ़ाने जा रहा है विभिन्न सभी सब्जेक्ट को, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्लियर है? तो साथियों, हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है उसका निर्माण टर्शरी पीरियड में हुआ, जो कि सेनोजोइक इरा का पार्ट है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको बताने का कारण ये है कि एक समय काल था जब पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बटा हुआ था। एक था आपका पेंजिया, जो कि स्थल वाला भाग था, जो कि प्लेन रीजन था, स्थल वाला भाग था, जिसका नाम था क्या? पेंजिया। क्लियर है साथियों? जो कि कौन सा भाग था? स्थल भाग था। और जो जलीय क्षेत्र था, जो जल वाला भाग था, उसे कहा जाता था पैंथालासा। समय का पहिया चला और समय के पहिए के आगे बढ़ने के पश्चात ये पेंजिया दो भागों में विभक्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से समझा इसे जा सकता है। एक था आपका यूरेशियन प्लेट, और एक था यूरेशियन प्लेट, या जिसे ही कहेंगे हम अंगारा लैंड, है ना? अंगारा, समझ जाना भैया, अंगारा लैंड, और जिसे कहेंगे हम क्या? गोंडवाना लैंड। ठीक है? और इसके बीच से एक तेथिस सागर नाम का सागर बह रहा था। और हमारा प्यारा सा भारत जो है वो किसका भाग था मेरे साथियों? हमारा प्यारा सा भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग था। और टर्शरी पीरियड में ये गोंडवाना लैंड से टूट के कहाँ जाता है? तो ये यूरेशियन प्लेट या अंगारा लैंड से टकरा जाता है और एक विशाल भू आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं हिमालय। कुछ इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है कि ये उत्तर की ओर अग्रसर है, उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है और जाके टकरा रहा है किससे? यूरेशियन प्लेट से। और इससे ये भी समझ में आता है जब गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट टूटा तो वो उत्तर की ओर जाकर किससे टकराता है? अंगारा लैंड के ऊपर। मतलब कि इंडियन प्लेट उत्तर की ओर अग्रसर हो रहा था। मतलब ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि सीधा सीधा पूछा है कि गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट टूटकर किस तरफ अग्रसर हुआ या किस तरफ आगे बढ़ा, तो हमें याद होना चाहिए साथियों कि उत्तर की ओर आगे बढ़ा। क्लियर है? चलो, तो हम हिमालय के इस निर्माण में देखें कि टर्शरी पीरियड में हिमालय का निर्माण होता है। अब क्या हिमालय के लिए इतना ही ज़रूरी है क्या? नहीं, हिमालय के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हिमालय को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। पहला भाग हो गया हमारा, यहाँ हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, पहला हो गया वेस्ट टू ईस्ट या पश्चिम से पूर्व का क्रम, और दूसरा हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण का क्रम आप यहां देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में इस प्रकार से हिमालय विभक्त है। ये वाला भाग ट्रांस हिमालय का कहलाएगा। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा? उसके बाद मिलेगा बृहद हिमालय। इस प्रकार से विद्यमान है पूरा का पूरा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक के सभी पर्वत श्रेणी को याद रखना जरूरी है, आगे मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे में मिलेगा लघु हिमालय वाला क्षेत्र, जिसे कहेंगे आपका लघु हिमालय, और आपका शिवालिक श्रेणी, जो कि इस प्रकार से छिछले रूप से जो है विद्यमान है। क्लियर है साथियों? अगर इसकी बात करूं मैं वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको यहां देखने को मिलेगा, आपके लिए आगे स्लाइड में रखा हूं, उसको हम चर्चा करेंगे उसमें। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय में इस प्रकार से हिमालय विभक्त है। आप देखते हैं कि हिमालय के उत्तर में आपको पामीर घाट मिलेगा। क्या मिलेगा? पामीर घाट। और यह पामीर घाट जो है वो विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। हिमालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको कुनलुन पर्वत श्रृंखला मिलेगी, जो कि कहाँ है? तो चाइना में स्थित है। उसके बाद आप देखें कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सुलेमान श्रेणी में इस प्रकार से विभक्त है। अगर देखें कि इसके सबसे पूर्वी भाग में क्या स्थित है, तो पूर्वी भाग में स्थित है हमारा क्या? तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत देखोगे साथियों तो ये जो है भारत और म्यांमार, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा म्यांमार देश, और म्यांमार के बीच में सीमा का साझा करता है। तो इतने वृहद क्षेत्र में हमारा क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। अब कहानी को आगे की ओर लेके चलते हैं, जिसमें ये जानेंगे हम कि प्रमुख चोटियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मैंने बताया नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक के हिमालय श्रेणी विस्तृत है, जिसमें आप देखोगे तो इसके पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम हमेशा क्या है? प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो टेंशन नहीं
नहीं लेना है, आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि नंगा पर्वत, फिर उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका यहाँ मिलेगा आपको नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है किसकी, तो हिमालय की। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, नामचा बरवा। अब साथियों जब हम ये बात कर लेते हैं कि हिमालय इस प्रकार से विस्तृत है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत किसे हम लेते हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ी से तात्पर्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का ही भाग है, जिसमें आपका डाफला, मिरी, अबीर और मिसमी, डाफला मिरी कहाँ गया भाई, इस प्रकार से विस्तृत है। यहाँ मिलेगा आपको डाफला, फिर उसके बाद यहाँ मिरी और फिर उसके बाद यहाँ अबोर या अबीर और यहाँ मिल जाएगा आपको मिसमी की पहाड़ी। तो इस क्रम से इसे भी याद रखना जरूरी है। इस क्षेत्र में आपका मिलेगा पटकाई बूम की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा इसी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से इन सभी पर्वत श्रेणियों के नाम याद रखना जरूरी है। और मैं आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया भी था कि साथियों आप लोगों को एटलस लेकर बैठना अनिवार्य है, ताकि आप सभी चीज़ों को एक बार मार्क कर करके जो है विजुअलाइज करके सारी चीज़ों को अपने मनस्पटल पर संजो सके। और आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी ये मिलेगी कि गारो, खासी और जयंतिया ये हमारे उत्तर पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आते हैं। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की पठार पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का पठार या पेनिनसुलर प्लेटू की चर्चा करेंगे तो उन सब के अंतर्गत आता है ये, क्योंकि इनकी प्रकृति और प्रायद्वीपीय भारत की पठार की प्रकृति एक समान है, मतलब दोनों का नेचर एक समान दिखाई देता है। क्लियर है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि साथियों कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देख सकते हो आप बियाफो ग्लेशियर कहाँ है, तो काराकोरम रेंज में दिखेगा, लद्दाख राज्य में, ठीक है। उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर, फिर उसके बाद चोंगोलुग्मा, बाल्टोरो, जिंगजिंग बार, उसके बाद आपका पिंडारी ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ से फोकस थोड़ा कमजोर रहता है। उसके बाद है गोंगसांग ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है, भूटान मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको सारे ग्लेशियर्स को सीक्वेंस वाइज याद रखना अनिवार्य है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपने पास जमाइएगा। उसके बाद हम विभाजन के तौर पे अगला क्रम बढ़ते हैं तो ये देखेंगे हम कि पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट का क्रम किस प्रकार से है। तो देख सकते हैं सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय या इसे ही कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और आपका तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपको मिलेगा असम हिमालय, जो कि एक महत्वपूर्ण विभाजन हो जाता है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर जो है लंबाई सक्रिय है, मतलब आप देखोगे कि पश्चिमी क्षेत्र जो है वो पूर्व के क्षेत्र की अपेक्षा जो है कम है। अगर देखें हम इनकी चौड़ाई की तो 500 किलोमीटर ये जो है पश्चिम में विस्तृत है, और मात्र 150 किलोमीटर इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में मात्र 150 किलोमीटर जो है ये विस्तृत है। तो इस प्रकार से इसका विभाजन हम कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम जानते हैं और अब इसको प्रश्न के रूप में पिरोते जाएंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा इस प्रकार से, और प्रश्नों पे हमें नज़र रखना ज़रूरी है। प्रश्न है हमारा, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीन श्रेणी कौन सी है। तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बताया कि भारत जो हमारा क्या था, यूरेशियन प्लेट, मतलब इंडियन प्लेट जो था हमारा वो किससे टकराता है, वो टकराता है यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जब ये टकराएगा तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कि हमारा ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ वलन की प्रक्रिया से, फिर वृहद हिमालय बनेगा, फिर लघु हिमालय बनेगा, फिर शिवालिक का निर्माण होगा। तो इसी क्रम में यह दिया होगा कि शिवालिक श्रेणी है क्या, निम्न हिमालय मतलब कि लघु हिमालय, वृहद हिमालय या धौलाधार श्रेणी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा वृहद हिमालय का निर्माण पहले होता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। अगला है हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है। अगर मैं बात करूं शिवालिक की, जो कि हम इस प्रकार से देखते हैं ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। तो शिवालिक जो देखें हम, तो शिवालिक जो है साथियों वो हिमालय की पद स्थली के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय पदी प्रदेश हो जाएगा हमारा शिवालिक, जो कि इसका आंसर होगा मेरे साथियों। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ें। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो लघु हिमालय किसके अंतर्गत है, पहले क्या देखा ट्रांस, फिर उसके बाद
क्या देखा हमने, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, लघु हिमालय या लेसर हिमालय कहा जाता है इसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका शिवालिक, शिवालिक को शिवालिक ही कहा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लघु हिमालय किन दोनों के बीच में है, लेजर हिमालय किसके बीच में है, तो लेजर हिमालय है ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है क्या आपका लघु हिमालय। क्लियर है साथियों। तो इस प्रकार से हमें अपना सेंस बनाए रखना है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। बहुत ही पेचीदा लग रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। याद रखिएगा, एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। मतलब साथियों एसएससी कोको एसएससी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को प्रश्न बनाने में परेशानी नहीं होगी। प्रश्न घुमा के ये पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब क्या बोल रहा है, श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर मतलब कि साउथ टू आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है। और कहाँ बोल रहा है, पश्चिम में, मतलब कि कौन सा, पश्चिम हिमालय, पश्चिमी वाले भाग में। तो क्या हो जाएगा, वही क्रम होगा जो हमने पढ़ा, लेकिन उसको उल्टा देख लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, शिवालिक आएगा। तो यहाँ दिख रहा है 2 में शिवालिक है। देन शिवालिक के ऊपर क्या है, लघु हिमालय। और हमने क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बता दिया कि आंसर बी यानी बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। क्लियर है। तो इसको एक बार गौर से समझिएगा। आगे बढ़े। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो कि टर्सरी पीरियड में, सेनोजोइक ईरा के टर्सरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ, और ये विश्व का सबसे नवीनतम या सबसे नया और सबसे लेटेस्ट पर्वत श्रेणी है। साथ में ये फोल्डेड माउंटेन है, मतलब ये वलित पर्वत भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नवीन पर्वत श्रेणी, जो भी हिमालय का होगा। मतलब शिवालिक क्या है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। विंध्य क्या है, तो मध्य प्रदेश, देखो एटलस में मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित विंध्य श्रेणी। अरावली कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान के पैरेलल आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, सबसे पुराना पर्वत श्रेणी बोलेगा तो अरावली श्रेणी, जो कि वैश्विक रूप से सबसे पुराना माना जाता है। अन्नामलाई, जब हम दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे तो अन्नामलाई की श्रेणी आपको देखने को वहां मिलेगी। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्रम जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों नहीं होगा। ये पर्वत शिखर का सही क्रम है। क्या बोल रहा है, पूर्व से पश्चिम के क्रम। मैंने बताया कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हिमालय की सभी प्रमुख चोटियों को याद करने में। क्लियर है। तो आइए देखें कि क्या बोल रहा है, पश्चिम से क्या बोल रहा है, पूर्व से पश्चिम मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट। ओके, देख लेते हैं भाई। सबसे ईस्ट में क्या है, तो हमने जाना था नामचा बरवा है। क्या नामचा बरवा नहीं है। उसके बाद कंचनजंगा आएगा, तो कंचनजंगा 2 में है, कंचनजंगा 2 में है। फिर उसके बाद धौलागिरी क्या है, क्या धौलागिरी तो एवरेस्ट के वेस्ट साइड में है। मतलब आंसर बी इज द राइट, बाहुबली बार बार जीत जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें अपना क्रम याद रखना है। एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम प्रश्नों को बना सकते हैं। आगे बढ़े। अगला है साथियों, इस प्रकार से भारत के चट्टानों का, सॉरी आपके पर्वतों का क्रम है हिमालय के, जिसे हमें याद रखना है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, याद रखिएगा मेरे साथियों, इसे जानना जरूरी है, जो कि आपको इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर का, या आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, अक्साई चीन वाला भाग हो गया, ये लद्दाख हो गया। ये कौन सा भाग है, POK वाला क्षेत्र। इसको LOC से अलग होता है, आपका LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC आपका आ जाएगा कहाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चीन वाले भाग में। तो यहाँ देखने को मिलेगा साथियों के पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो कि किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है। अब ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से विस्तृत है। इसके नीचे आपको वृहद हिमालय देखने को मिलेगा। तुरंत देखो आप अपने एटलस में वृहद हिमालय, और आपका पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में आपको करेवा क्षेत्र देखने को मिलेगा। करेवा क्या था साथियों, इस क्षेत्र में जो है आपका पहले नदियां जो है प्रवाहित होती थी, और नदियां प्रवाहित होती थी उस क्षेत्र में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ एक उपजाऊ और जलोढ़ मृदाओं का क्षेत्र मिलेगा, जो कि केसर की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी खेती के लिए, केसर की खेती के लिए बहुत ही, आपका जाफरान और केसर की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को करेवा कहा जाता है, करेवा भूमि कहा जाता है, और ये बहुत उपजाऊ है। हम बात कर रहे थे कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो पीर
पंजाल श्रेणी, आपको ऑप्शन नंबर बी फिर से आ गया, बाहुबली फिर से जीत गया। मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी विस्तृत है, उत्तराखंड में नहीं, पंजाब में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। आगे बढ़े साथियों, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किस दोनों मध्य पर्वत श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी है? तो जैसे जाना हमने कि वो जो करेवा वाली भूमि थी, जैसे कि पिछले कक्षा में पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ा कि ये हमारा जो करेवा वाली भूमि है, तो ये पीर पंजाल और देखने को मिलेगा वृहद हिमालय के बीच में है, और जहाँ भी आपको वृहद हिमालय और पीर पंजाल दिखता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बाहुबली फिर से इसमें जीत गया। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? ओके, अक्साई चीन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि अक्साई चीन आखिरकार विद्यमान कहाँ है। तो देखो, सबसे पहले हम अपना अक्साई चीन है कहाँ ये जाने, अपना ही बोलेंगे उससे, क्यों नहीं बोलेंगे अपना, अभी तो अधिपत्य है चाइना का, लेकिन आपको देखने को मिलेगा अक्साई चीन यहाँ इस प्रकार से, और ये क्षेत्र जो है आपका कहलाता है POK वाला, मतलब पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र। अब साथियों बात ये यहाँ आती है, ये कलर चेंज कैसे हो गया? कोई बात नहीं, होते रहता है इस प्रकार से चेंज। तो आपको ये देखने को मिलेगा LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल से जो है POK अलग होता है, और LAC से अलग होता है कौन सा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आपका अक्साई चीन वाला भाग। और हम ये जानते हैं कि ट्रांस हिमालय आपका लद्दाख और लद्दाख वाले क्षेत्र में विस्तृत है, और इस प्रकार से आप देखोगे कि ऊपर वाली जो स्थिति मिलेगी आपको, ये मिलेगी काराकोरम की, काराकोरम श्रेणी की, और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है कौन सा? तो हमारा आपका अक्साई चीन वाला भाग, और हमारा ही कहेंगे इसे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आइए इस प्रकार से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम मतलब कि नया है, ठीक है। तो आपका लेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? हिमालय श्रेणी, C फॉर आपका क्या हो जाएगा? C फॉर चाइना, और चाइना इस बार जीत गया है बाहुबली से। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो हिमालय के कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में करेवा भूमि पाई जाती है, जहां मैंने आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न है, जास्कर श्रेणी स्थित है, तो जास्कर कहाँ है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर श्रेणी अगर हम देखें उत्तरांचल में है क्या? नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में है क्या? नहीं है। असम में है क्या? नहीं है। मेघालय में क्या है? तो जम्मू कश्मीर प्रेफरेंस वाइज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? देखो, प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि आपका 26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, जिसमें कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? तो बना दिया गया है आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो अब राज्य की बात हो रही है तो थोड़ा गौर से देखेंगे, सिक्किम में है क्या? पश्चिम बंगाल में है क्या? उत्तराखंड में है कि जम्मू कश्मीर में है? देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी आप लोगों को मैं ये इस प्रकार से बताऊं कि इधर जो है आपका POK वाला भाग, यहाँ आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ अक्साई चीन, और ये वाला भाग जो पूरा का पूरा दिखाई देगा आपको लद्दाख वाला, ठीक है। ये लद्दाख वाला क्षेत्र दिखाएगा साथियों। तो याद रखना है कि इसमें लद्दाख है क्या? तो लद्दाख होता तो यहाँ काराकोरम रेंज में हम याद रखते K2 मतलब आपका लद्दाख अगर दिए रहता है इसमें, तो लद्दाख में तो नहीं है। उसके बाद आते हैं कहाँ? तो हम जाएंगे मैप की ओर, आपका इस प्रकार से कहाँ गया भाई? पॉइंट इधर आ गया है अभी, तो यहाँ देख लेते हैं। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा सिक्किम में, और सिक्किम में स्थित है हमारा क्या? कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से अपने मतलब कहा जा सकता है कि पूरे किसका प्रयोग करना है? अपने आत्मबल का प्रयोग करना है, और आत्मबल का प्रयोग करके इस प्रश्न का आंसर लेना है। तो सिक्किम में जो स्थित है आपका क्या? कंचनजंगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों का भी गौर से पढ़ के ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम है K2 श्रेणी। क्या नाम है? K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। आगे बढ़े। कृष्णगिरी कहाँ है? तो दक्षिण मिलेगा कृष्णगिरी। अगर सागर माथा किसको कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। राकापोशी किसे कहा जाता है? तो राकापोशी आपको मिलेगा कहाँ? तो लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी जैसे हमने जाना ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आपका ट्रांस हिमालय, तो लद्दाख श्रेणी में एक खड़ी ढाल का पर्वत है जिसका नाम है राकापोशी। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये लंबी और आपका अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है। कहाँ? तो आपका हिमालय श्रेणी में, जैसे देहरादून, और आपका पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है, तो आपका
हरिद्वार। और अगर लंबी की बात करें तो द्वार की अपेक्षा जो है क्या हो जाता है, लंबा कहाँ गया, अनुदैर्ध्य की बात करें तो द्वार की अपेक्षा दून जो है ज़्यादा लंबा होता है। तो लंबा का कॉन्सेप्ट हम इस प्रकार से ले सकते हैं। विभाग ने इसका आंसर यही लिया है। आगे बढ़ें। अगला है, भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से किसके नाम का वस्तुतः अर्थ वरदान देने वाली देवी होता है। तो याद रखिएगा, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसे वरदान देने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी चोटी जो है वो असम हिमालय में है क्या, कुमायूं हिमालय में है क्या। यस, कुमायूं हिमालय में स्थित है आपका नंदा देवी चोटी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से रहा कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय एक मोड़दार पर्वत है और एक वलित पर्वत है और नवीन है। क्लियर है साथियों, याद रखिएगा कि ये क्या है, मोड़दार पर्वत है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और ऊंचाई की बात मैंने आप लोगों से पूछी है, आप लोगों को उसका आंसर मुझे देना है। तो इस प्रकार से हम हिमालय से संबंधित इतने प्रश्न किए हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और याद रखिएगा, एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। कृपया अपनी निरंतरता इसी प्रकार बनाए रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।